मैं कह रहा हूं और 15 दिन का टाइम दे रहा हूं संबित पात्रा जी को भी और जितने प्रवक्ता हैं, ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषणा किया गया है, इसको डिवाइडेड बाय 135 करोड़ करके बता दीजिए। भारत की आबादी 135 करोड़ है और सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है। मैंने जो कैलकुलेटर मेरे घर में था साहब, मैं बता देता हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, सारे कैलकुलेटर फेल हो गए। मेरा बेटा मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, 10th में है, वो भी सरेंडर कर गया। कई दोस्तों से हमने संपर्क किया, उसने कहा यार गुना भाग समझ में नहीं आ पा रहा। तो मैंने कहा मोदी जी वही काम करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आया। जैसे 15 लाख आज तक समझ में नहीं आया, वो था क्या? जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इनको बनाना था, वो आज तक हुआ नहीं, हो गया। तो जितनी उपलब्धियां गिनाई जा रही, नोटबंदी उपलब्धि गिनाई गई, सैकड़ों लोग लाइन में लगकर मर गए और 15 लाख और काला धन आज भी एक मुअम्मा बनकर, जुमला बनकर रह गया। कह रहे थे 50 दिनों का टाइम दीजिए, काला धन वापस आएगा। सफेद धन जो भारत का था, काला धन तो आया नहीं, लेकिन सफेद धन जो भारत का था, वो मालिया, चौकसी, नीरव मोदी, ये सब लेकर चलते बने सरकार की संरक्षण में। तो काला धन लाना था या सफेद धन भिजवाना था, ये देश के लोग समझे। कारण बर्बाद किया है। जीएसटी आने के बाद पूरा लघु उद्योग चरमरा कर रह गया। लोग कागज बनाने और वो नंबर लेने में महीनों महीनों परेशान रह गए और उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन सा टेक्निक इसमें जो है वो सही होगा। और सरकार बखान कर रही थी कि अरबों खरबों का टैक्स जमा हो जाएगा, तो कहां गया वो पैसा? को लेकर के लोग बेमिसाल बता रहे हैं, जो बीजेपी के लोग हैं। सबसे पहले आप 6 साल बेमिसाल को लेकर के क्या तर्क देना चाहिए? देखिए, यूँ तो तमाम सरकारें अपने काम की तारीफ करती हैं और वो उनका अधिकार है, वो करें, लेकिन देश किस नज़र से देखता है, ये असल प्रश्न है। पूरा देश इनके पिछले 5 सालों से उनके कामों की आलोचना कर रहा था। वो दुर्भाग्य की बात है कि एक घटना ऐसी घटी चुनाव के समय कि सरकार फिर बन गई, लेकिन ये जो 1 साल पूरे हुए और इसके बाद जो उपलब्धियों का बखान शुरू हुआ है इनके तमाम वरीय मंत्रियों के द्वारा, इसको हम सभी लोग पूरी तरह से नकारते हैं। जिन बातों को ये उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये असल समझना है। उपलब्धि गिना रहे हैं ये ट्रिपल तलाक को, उपलब्धि गिना रहे हैं 370 को, उपलब्धि गिना रहे हैं सीए एनआरसी को, उपलब्धि गिना रहे हैं नोटबंदी को, उपलब्धि गिना रहे हैं जीएसटी को, उपलब्धि गिना रहे हैं ये उन सभी कामों को जिससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी जाति विशेष के, किसी धर्म विशेष के, किसी क्षेत्र विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं। सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। आपने 370 के बारे में ये बताया कि इस निर्णय से पूरे देश को लाभ होगा। सच्चाई ये है कि पूरे देश के वो लोग जो कश्मीर में छुट्टियों में घूमने जाया करते थे, जब से 370 को इन्होंने समाप्त किया, उनका घूमने जाना भी खत्म। जो व्यापार करते थे उनका व्यापार भी खत्म, और उससे बड़ी बात व्यापार से भी कि जो लोग वहां मजदूरी करते थे साहब, उनकी मजदूरी भी खत्म। अब अदर स्टेट के, अदर राज्य के, दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर जाने से डर रहे हैं, भयभीत हैं। तो भय का वातावरण, और स्वयं जम्मू कश्मीर के लोगों से आप अगर पूछेंगे तो जम्मू में जो विशेषकर मतलब कश्मीरी पंडितों का एक गढ़ माना जाता है, और ये विवाद जो 1990 में शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, जो नरसंहार हुआ, जो उनका पलायन हुआ, तो जब 1990 में नरसंहार हुआ और पलायन हुआ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। ये देश के लोगों को पता चलना चाहिए, कुछ लोग भूल जाते हैं। यानी बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बीपी सिंह की सरकार को गिरा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध में सरकार से समर्थन वापस लिया है। तो यह देश के लोगों को समझना है कि न तो पंडित के समर्थन में किया गया, न पिछड़ों के समर्थन में, बल्कि अपना कोई हिडन एजेंडा था। यह तो हो गया 370 का। अब आप आ जाएं ट्रिपल तलाक की बात। पूरे देश के लोग इस बात को समझें, और समझना जरूरी है सर, देश सबका है, सबको देश के लिए सोचना चाहिए। ट्रिपल तलाक के विषय में यह प्रचार किया गया कि मुस्लिम महिलाओं के मान सम्मान और उसकी आत्मनिर्भरता और उसके अच्छे भविष्य के लिए हमने ये निर्णय लिया। पहली बात, पूरे भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 14% है सर।
आधी आबादी का मतलब 7% महिलाएं। 7% में जिन 7% महिलाओं के लिए आपने निर्णय लिया मोदी जी, उन महिलाओं से आज भी आप जाकर पूछें, वो कह रही नहीं, ये तो हमारे हित में नहीं है, ये हमारे हित की रक्षा नहीं कर पा रहा ये बिल, बल्कि हम लोगों के साथ और भी कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं इन लॉ के आने के बाद। तो जिसका आप ढिंडोरा पीट रहे वो भी विरोध कर रहा। 7% को हटाकर 93% जो महिलाएं भारत की हैं उनके लिए आपने क्या किया? अगर कानून बनाना था तो आप कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो फिर एक कानून में सबको आपको पिरोना था, वोमेन्स के लिए कानून बनाना था, तो मुस्लिम वोमेन्स कहकर आपने बना दिया। इसलिए ट्रिपल तलाक को भी खारिज किया जाता है, कहीं से वो उपलब्धि नहीं है। और देश के लोग अब समझ गए होंगे इस बात को कि अन्य महिलाएं जो हमारी हैं भारत की, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया। आज भी घटनाओं पर घटनाएं घटती जा रही हैं। अब आप आ जाइए सीए एनआरसी पर। सीए में पहले से ऑलरेडी भारत में था, इन्होंने जो उसके अंदर संशोधन किया, नागरिकता संशोधन बिल, तो नागरिकता के कानून में जो संशोधन हुआ उससे 2014 से पहले आए हुए 3 देशों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। उन 3 देशों से आए हुए वो नागरिक जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध। ठीक है साहब, स्वागत योग्य है कानून। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि 2014 से पहले आए हुए लोगों के लिए आपने ये कानून बनाया, इसमें 2014 से पहले की बात है, ये समझ लीजिएगा सीए में। तो 2014 के बाद आपकी सरकार में जो लोग आए उसका क्या होगा? एक बात। दूसरी बात है कि श्रीलंका से आने वाले लोगों का, तिब्बत से आने वाले लोगों का और वो पड़ोसी राज्य से आने वाले, उसके विषय में आपने कोई सफाई नहीं दी। तो ये भी कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण आपका कानून था। आपने व्यक्ति विशेष के सोच पर अटैक करने का प्रयास किया। हालांकि कोई अधिकार का हनन बहुत बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन एक सेंटिमेंटल अटैक था, इसलिए ये कोई उपलब्धि देश के लिए नहीं है। एनआरसी का पूरे नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा, यानी उस एनआरसी का जिस एनआरसी के बाद आपने सीए उसमें टैग कर दिया, उसका पूरे नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा। 8-10 राज्य ऐसे हैं जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो कहां आपका वो नारा गया? 370 आपने हटाया, 371 हटाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आपको बयान देना पड़ गया। ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि 371 को छेड़छाड़ करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा आपका हवा हवाई हो गया। तो जितनी उपलब्धियां गिनाई जा रही, नोटबंदी उपलब्धि गिनाई गई, सैकड़ों लोग लाइन में लगकर मर गए और 15 लाख और काला धन आज भी एक मुअम्मा बनकर, जुमला बनकर रह गया। कह रहे थे 50 दिनों का टाइम दीजिए, काला धन वापस आएगा। सफेद धन जो भारत का था, काला धन तो आया नहीं, लेकिन सफेद धन जो भारत का था वो मालिया, चौकसी, नीरव मोदी ये सब लेकर चलते बने सरकार की संरक्षण में। तो काला धन लाना था या सफेद धन भिजवाना था, ये देश के लोग समझेंगे। एक सवाल है, देश की जो अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है, एकदम खत्म है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में पीछे नहीं हट रही है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपको याद होगा टीवी का वो शो जिसमें एक कांग्रेस के लीडर ने संबित पात्रा को ऐसा घेरा था 5 ट्रिलियन पे जीरो का। आज मैं कह रहा हूं और 15 दिन का टाइम दे रहा हूं संबित पात्रा जी को भी और उस जितने प्रवक्ता हैं, ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज घोषणा किया गया है, इसको डिवाइडेड बाय 135 करोड़ करके बता दीजिए। भारत की आबादी 135 करोड़ है और सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। तो आप उसको डिवाइड करिए, प्रति व्यक्ति कितना पड़ता है। मैंने जो कैलकुलेटर मेरे घर में था साहब, मैं बता देता हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। सारे कैलकुलेटर फेल हो गए। मेरा बेटा मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, 10th में है, वो भी सरेंडर कर गया। कई दोस्तों से हमने संपर्क किया, उसने कहा यार गुना भाग समझ में नहीं आ पा रहा। तो मैंने कहा मोदी जी वही काम करते हैं जो किसी को समझ में नहीं आया। जैसे 15 लाख आज तक समझ में नहीं आया, वो था क्या? जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इनको बनाना था, वो आज तक हुआ नहीं। अभी स्थिति ये है कि सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, गलती नहीं मान रही है, ये कहने को तैयार नहीं है कि हमसे चूक हुई, भूल हुई, अब आओ देश के लोगों हमको सलाह दो और मशवरा दो और हम सही रास्ते पर। अगर इसी तरह अड़ी रह गई सरकार तो देश की स्थिति और भी भयावह होने वाली है। देश में अराजकता फैल जाएगा इकोनॉमी के कारण। बता देता हूं, मैंने आज से 4 साल पहले जब एनआरसी पर बहस शुरू हुई थी तो एक राष्ट्रीय चैनल में कहा था, आज फिर आपके पास कह रहा हूं कि लोग कहते हैं मैंने वो ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया था, उस पर बहस चल रही थी कि गृह युद्ध हो जाएगा। हकीकत यह है कि गृह युद्ध धर्म के नाम पर नहीं होगा। यहां
गृह युद्ध तो यहाँ होगा अगर, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस जब होगा, जब लोगों के पेट में अन्न नहीं होगा तो दुकान लूट लेगा, अगर लोगों के तन पे कपड़ा नहीं होगा तो कपड़े की दुकान लूट लेगा, उसी का नाम गृह युद्ध होगा। तो इसलिए गृह युद्ध से देश को बचाने के लिए, आप अमेरिका में देखा आपने, एक अश्वेत की हत्या के बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई, पुलिस ने हथियार डाले, वो सारा वायरल हो रहा, पुलिस ने सरेंडर किया, गलती मानी। आप गलती मानने को तैयार नहीं है, आप आज भी अड़े हुए हैं, एक पक्ष को आप टारगेट करके दूसरे पक्ष को आप, ये पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, आज इस देश में हिंदू तुष्टीकरण हो रहा, लाभ नहीं हो रहा। आप बताइए ना किस हिंदू को क्या मिला, कितनी नौकरियां मिली छह वर्षों में, कितने उद्योग खुल गए इस छह वर्षों में, कितने नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ इन 6 वर्षों में, कितनी ट्रेनें नहीं चली इन 6 वर्षों में, क्या डेवलपमेंट हुआ रेलवेज में, हवाई यात्रा में और पथ निर्माण में। आप वही बखान पुरानी ढर्रे पर चल रहे हैं, इतने किलोमीटर प्रतिदिन निर्माण हो रहा। अरे साहब, उतने दिन तो 3 किलो आटा तो प्रतिदिन मेरे घर में भी खाया जा रहा, लेकिन वो तो कई वर्षों से खाया जा रहा। ये कौन सी उपलब्धि हो गई? और 3 किलो 100 ग्राम आटा अगर हम खाने लग गए तो इसको हम उपलब्धि गिनाएंगे? अगर 1000 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हमारे यहाँ होता था और अगर 5 किलोमीटर बढ़ गया, ये कोई उपलब्धि नहीं है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हमारे यहाँ ऑलरेडी दूसरी सरकारों में हो चुका था। उत्तर प्रदेश की बहन जी की सरकार ने आगरा यमुना एक्सप्रेस बनाकर दिखा दिया था, अखिलेश सरकार ने यह लखनऊ और आगरा के बीच एक्सप्रेस पे बनाकर दिखा दिया था, उससे पहले मुंबई पुणे एक्सप्रेस का निर्माण हो चुका था। तो तमाम एक्सप्रेस वेज जो है वो पहले ऑलरेडी बन चुके थे। आपने कौन सा नया एक फार्मूला दिया देश को, वो बताइए। हमारे यहाँ जो उद्योग पहले हैं, रिफाइनरी है, हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं उद्योग, दूसरे बड़े बड़े उद्योग हैं, उसमें नया क्या आया? 1,50,000 लोगों को रोजगार देने वाला कोई उद्योग हमको गिनाया जाए, तब तो बात समझ में आएगी। हाँ, कपड़े उद्योग को चौपट किया गया, कागज उद्योग को चौपट किया गया है, लघु उद्योग को, गृह उद्योग को, जिसको आप लघु उद्योग एक माध्यम कहते हैं समाज को सबल और आत्मनिर्भर बनाने की जो बात आप करते हैं, आपने लघु उद्योग को अपनी गलत पॉलिसियों के कारण बर्बाद किया है। जीएसटी आने के बाद पूरा लघु उद्योग चरमरा कर रह गया। लोग कागज बनाने और वो नंबर लेने में महीनों महीनों परेशान रह गए और उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि कौन सा टेक्निक इसमें जो है वो सही होगा। और सरकार बखान कर रही थी कि अरबों खरबों का टैक्स जमा हो जाएगा, तो कहां गया वो पैसा? भाई, पैसे जब आपके पास आ रहे हैं तो है कहां?